मक्का में लगा था लाखों हाजियों का रेला। शैतान को पत्थर मारने के लिए जुटा हुआ था सैलाब। इस्लाम के सबसे पाक सफर का आखिरी पड़ाव जमेरात। हज का आखिरी दिन सऊदी अरब में जब मन रही थी बकरीद, कुछ ही घंटे बाकी थे। हर हाजी चाहता था सफर पूरा करना। हर हाजी चाहता था शैतान को करीब से और जोर से पत्थर मारना ताकि ऊपर वाले की नेमत ज्यादा हो। लेकिन इसी हड़बड़ी में बढ़ता गया हाजियों का उतावलापन। फिर न जाने क्या हुआ, कौन कहां गिरा, कौन कहां चीखा। शुरू हो गई भगदड़। हर तरफ चीख पुकार। लोग बचने के लिए इधर उधर भागते गए, गिरते गए और रौंदे जाते गए। कोई समझ ना पाया, सैकड़ों बच ना पाए। और जब ये सिलसिला थमा तो जैसे जमीन पर बिछे हुए थे बेजान इंसान। देखिए कैसे ईद की खुशी पर छाया मौत का साया। देखिए इस साल भी हज के पाक सफर में ये कैसा गम, कैसे मच गया मक्का में मातम। कल ईद है और उससे पहले आज मक्का में हज का आखिरी दिन था। ईद के मौके पर हज करने के लिए दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु मक्का में जुटे थे। पवित्र हज यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर थी। लाखों की तादाद में श्रद्धालु शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान मची भगदड़ ने ईद की खुशियों को मातम में बदल दिया। देखते ही देखते मक्का के जमेरात में चीख पुकार मच गई और जब भगदड़ थमी तब तक 700 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि 750 से ज्यादा जख्मी हैं। मरने वालों में हैदराबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। मक्का में मातम पर हमारी खास रिपोर्ट। हज करना, हाजी बनना हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है और यही सपना आंखों में लिए लाखों श्रद्धालु मक्का मदीना में जुटते हैं। गुरुवार को मक्का में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब था जो दुनिया भर के कई देशों से हज करने वहां आए। शुक्रवार को ईद है, लिहाजा हर कोई जल्द से जल्द हज पूरा कर ईद के जश्न में शामिल होना चाहता था। हज का आखिरी पड़ाव है जमेरात, जहां शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। गुरुवार को करीब 2.5 लाख श्रद्धालु मीना में शैतान को पत्थर मारने में जुटे थे। आपको बता दें, ये जो पथरीली दीवार है इसे ही शैतान माना जाता है और हाजी इसी को कंकड़ पत्थर से मारते हैं। माना जाता है कि शैतान को पत्थर मारने से खुदा का करम मिलता है, लिहाजा हर इंसान, हर हाजी करीब पहुंचकर और पूरी ताकत से दीवार पर पत्थर मारना चाहता है। गुरुवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाखों हाजियों की भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने जबरन दीवार के करीब जाकर पत्थर मारने की कोशिश की। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ ही पलों में ये अफरा तफरी भगदड़ में बदल गई, मौत की भगदड़। देखते ही देखते लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। सुरक्षा के तमाम इंतजाम लोगों की भीड़ के आगे धरे के धरे रह गए। जान बचाने की कोशिश में लोग एक दूसरे को कुचलने लगे। हर तरफ चीख पुकार, चारों तरफ रोना धोना। देखते ही देखते मक्का की पाक जमीन इंसानों से पट गई। बहुत अफसोस हुआ क्योंकि ये दूसरा वाकया है इस हज में। पहले तो क्रेन का वाकया हो, उसमें काफ़ी लोग गुजरे, उसमें इंडियन भी शहीद हुए और अब ये स्टैम्पीड हुई। जहाँ तक भारत के जो हज यात्री हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा हज यात्री भारत से गए हुए हैं और हम अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहाँ से अभी भी बात हुई है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सऊदी अरब के किंग खुद हर चीज की निगरानी कर रहे हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मक्का में 2 लाख से ज्यादा भारतीय हाजी भी थे। गनीमत ये रही कि ज्यादातर हिंदुस्तानी इस हादसे की चपेट से बच गए। हालांकि हैदराबाद की बीबी जान उतनी खुशकिस्मत नहीं रही। भगदड़ की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई, जबकि कुछ दूसरे भारतीय हाजियों के जख्मी होने की खबरें आई। ये तो इंसान की अपनी गलती की वजह से है कि वापस आ रहा है और स्टैम्पीड हो रहा है।
अल्लाह ताला उन लोगों को की मग़फ़िरत फरमाए। और आइंदा मैं समझता हूँ कि शायद इस बात की भी ज़रूरत है कि उनको बहुत, जो हाजी जाते हैं उनको बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वैसे तो वो अच्छी जगह है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके पूरे परिवार को उनको सब्र जमील अता फरमाए। और मैं ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हज के मौके पर हम लोग जो है जब बूढ़े हो जाते हैं तब जब हज करने जाते हैं, हमें जवानी पर हज करनी चाहिए। ये बड़ा हादसा होने की वजह भी यही होती है कि बूढ़े लोग होते हैं बड़ी तादाद में, जब भगदड़ मचती है तो वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मक्का से दुख भरी खबर आई है। भगदड़ में हुई मौत से मैं आहत हूं। मृतकों के परिजनों को संवेदना और घायलों के लिए प्रार्थनाएं। जानकारी के मुताबिक मक्का में हज करने पहुंचे हाजियों को क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। मसलन एशियाई देशों के लोगों को एक साथ और यूरोपीय देशों के हाजियों को एक साथ रखा जाता है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये भगदड़ मची उस वक्त यूरोपीय हाजियों का जत्था मीना में था, इसलिए मरने वालों में एशियाई मूल के कम लोग हैं। इसमें सऊदी सरकार क्या करती है, एशियन कंट्रीज से जो लोग जाते हैं उनको एक तरफ ठहराती है और यूरोपियन कंट्रीज से आने वालों को दूसरी तरफ ठहराती है। ये जो हादसा हुआ है ये यूरोपियन कंट्रीज के टेंट की तरफ से हुआ है। एक महीने के भीतर मक्का में ये दूसरा दर्दनाक हादसा है। इससे पहले 11 सितंबर को जुमे की शाम मस्जिद हरम में हुए क्रेन हादसे में 107 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और मक्का में मातम की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मक्का में कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी हैं। खासतौर पर शैतान को पत्थर मारने के दौरान अक्सर भगदड़ मच जाती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि मक्का में कब कब जानलेवा घटनाएं घटी और उनमें कितने लोगों की जान गई है। अगर बात करें इन घटनाओं की तो सबसे ताज़ी घटना इस महीने 11 सितंबर को हुई थी। आपको याद होगा मक्का की प्रमुख मस्जिद अल हरम में क्रेन गिर गई थी और इस हादसे में 111 लोग मारे गए थे। दूसरी बड़ी घटना जो हुई थी वो थी 12 जनवरी 2006 की घटना है। 12 जनवरी 2006 की घटना में जमेरात में भगदड़ मची थी। इसमें 364 लोगों की जान चली गई थी। ये थी दूसरी बड़ी घटना। और तीसरी बड़ी घटना की अगर बात करें तो 1 फरवरी 2004 को भी शैतान को पत्थर मारने के दौरान भगदड़ मची थी। इसमें 251 लोगों की जान चली गई थी। चौथी बड़ी घटना की बात करें तो ये 11 फरवरी 2003 की घटना है। 11 फरवरी 2003 को भी शैतान को पत्थर मारने के दौरान ही भगदड़ मची थी। इसमें 14 लोगों की जान गई थी। इसके बाद पांचवी बड़ी घटना 5 मार्च 2001 को भी हज के दौरान जब लोग शैतान को पत्थर मार रहे थे तब भगदड़ मची थी। इसमें 35 लोग मारे गए थे। और छठी घटना की अगर बात करें तो 9 अप्रैल 1998 को मक्का में जमेरात पुल पर अचानक मची भगदड़ में 118 लोगों की जान चली गई थी। ये भी एक बड़ी घटना यहां पर हुई थी। सातवीं बड़ी घटना की बात करें तो 23 मई 1994 को भी शैतान को पत्थर मारने की रस्म के दौरान भगदड़ मची थी और इसमें 270 लोगों की जान चली गई थी। मक्का के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी 2 जुलाई 1990 को। मक्का में हाजियों के पैदल चलने के लिए बनी सुरंग में भगदड़ मच गई थी। इसमें 1426 लोग मारे गए थे और कई लोग इसमें जख्मी हुए थे। ये कुछ बड़ी घटनाएं हैं जो इससे पहले भी मक्का में देखने को मिली हैं। भगदड़ की घटनाएं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और विवाद का पुराना नाता है तो अगली खबर उनसे जुड़ी हुई। अक्सर उनके बयानों पर बवाल होते रहे हैं। आलम यह है कि अब उनके बयान को उनकी ही पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ट्वीट कर दी जिससे संघ और बीजेपी क्या MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी दिग्गी राजा को खरी खोटी सुनाने से चूके नहीं। कांग्रेस के महासचिव दिग्गी राजा अक्सर अपने बयान से विवादों को हवा देते रहते हैं। इस बार उन्होंने निशाना साधा है MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और सरसंघचालक मोहन भागवत पर। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सेक्युलरिज्म का राग अलापते हुए दिग्गी राजा ने ट्विटर पर ओवैसी और मोहन भागवत की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि ये दो चेहरे हैं जो धार्मिक कट्टरवाद के प्रतीक हैं और ये सामाजिक ढांचे को बिगाड़ रहे हैं।
चुनावी मौसम में दिग्गी के इस वार पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस को दंगों का दोषी बता डाला। मैं खबर में चला जाऊंगा, मगर मुसलमानों की तौहीन तो मत करो आप। अगर आप ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सोशल फैब्रिक के लिए खतरा है, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा उस कांग्रेस के लीडर से, बताओ भागलपुर का फसाद जब 1000 मुसलमान बिहार में मारे गए थे, क्या तुम्हारी कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी वहां पर? कांग्रेस की मुश्किल यह है कि बीजेपी ने बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में ओवैसी ने अपनी पार्टी के 24 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं अल्पसंख्यक वोट बढ़ने से बीजेपी को फायदा न हो जाए। इसलिए कांग्रेस ने ओवैसी और बीजेपी पर हमले की धार तेज कर दी है। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि वो दिग्विजय के ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। बीजेपी का भी कहना है कि दिग्विजय की बातें जवाब के लायक नहीं है। There is no need to take दिग्विजय सिंह सीरियसली। जनता ने उनको रिजेक्ट किया है और वो उनका दोस्त है, मजलिस पार्टी कांग्रेस का दोस्त है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, केरला कांग्रेस के साथ समझौता किया, ओवैसी के साथ समझौता किया। उनको बीजेपी के बारे में आलोचना करने के लिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर दिग्विजय का खुलकर समर्थन तो नहीं किया है। हालांकि यूपी से सांसद प्रमोद तिवारी दिग्गी राजा की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैंने उसे देखा नहीं, अखबारों में फोटो देखी, बड़ी मैचिंग फोटो लग रही थी, लग रहा था बड़ा सोच समझ के बनाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे सियासी गर्मी बढ़ेगी, ये जंग भी तेज होती जाएगी। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के स्वामी बनने वाले हैं? क्या अपनी बेबाक और बेलाग बोली के लिए मशहूर ये नेता JNU का वाइस चांसलर बनने वाला है? दिल्ली में ये चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि JNU को एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो चाहिए ताकि वो हॉस्टल्स में छापे मारे। वहां नक्सलियों और जिहादियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए वहां BSF का कैंप भी होना चाहिए। उनके इस ट्वीट के बाद ये चर्चाएं गर्म हो गई कि क्या वो नए स्वामी होंगे JNU के। इस मसले पर JNU के छात्रों की क्या राय है, जरा वो भी सुनिए। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अमेरिका यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी गूगल के दफ्तर भी जाएंगे और SAP सेंटर में संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी को लेकर यहां जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गूगल के CEO ने वीडियो जारी कर अपना आभार व्यक्त किया है, खुशी जाहिर की है। न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम, होटल में उनकी जोरदार अगवानी हुई और लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। हिंदुस्तानी परंपरागत ड्रेसेस में लोग नाचते गाते प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। It's an honor to be welcoming Prime Minister Modi to Silicon Valley this coming weekend. There is tremendous excitement for your visit amongst all Googlers and the entire Indian community. We are looking forward to your remarks at the SAP Center in San Jose and also when you come to Google. The bond between India and Silicon Valley is strong. India has long been an exporter of talent to tech companies. The products built by Indian graduates from IIT and other institutions have helped to revolutionize the world. But it is India that's now undergoing its own revolution. This will have great benefits for everyone in the country. We'll get people online for the first time
people in rural areas, Indic language speakers, girls who will learn new skills and will have successful careers. And businesses of all sizes will be able to find new customers. Prime Minister Modi's Digital India vision is central to this revolution. It focuses on connecting the 1.2 billion people in India. It has received tremendous support both in India and in Silicon Valley. दो डिग्री का डर। जी हां, हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरों और उससे लड़ने की चुनौती पर यह सीरीज दिखा रहे हैं, क्योंकि वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या, बढ़ते प्रदूषण, 24 घंटे चलते एयर कंडीशनर्स और बिजली की ज्यादा खपत जैसे दर्जनों कारणों के चलते धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस बार संयुक्त राष्ट्र में ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ी बहस होने जा रही है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। एजेंडा यह है कि तमाम देश किसी भी तरह पृथ्वी के बढ़ते तापमान को 2 डिग्री से बढ़ने न दें। यह बड़ी चुनौती है। यह तभी हो सकेगा जब हम अपने पर्यावरण को लेकर जागरूक हों। आज से हम ऐसी कहानियां आपको दिखाएंगे जो जागरूकता बढ़ाने में मददगार होंगी। आज की कहानी है गांधीनगर के सचिवालय की। गांधीनगर का सचिवालय कैंपस इतना बड़ा है कि कई बार लोगों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए कई मिनट तक पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों को आती थी। लेकिन अब सचिवालय कैंपस में सौर ऊर्जा से चलने वाले इन खास वाहनों की शुरुआत की गई है, जिससे न सिर्फ लोगों को आने जाने में आसानी होगी, बल्कि इन वाहनों से प्रदूषण रोकने में भी मदद मिलेगी। I am very happy that government has taken nice decision and they have provided such type of services to senior citizen who are visiting this सचिवालय। सौर ऊर्जा से चलने वाले इन वाहनों को चार्ज करने के लिए खास तौर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर चार्जिंग के लिए खास तौर पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। एक बार पूरी तरह से चार्ज होने के बाद ये गाड़ियां 25 किलोमीटर तक सफर कर सकती हैं। इसमें खास तौर पर एक बैटरी लगी है, जिसमें सौर ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। यानी अगर धूप नहीं है तो भी इस बैटरी के जरिए ये वाहन चलते रहेंगे। और फिलहाल तो इस सेवा से सचिवालय में आने वाले लोग खुश नजर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से उत्साहित गुजरात सरकार का कहना है कि धीरे धीरे ये सुविधा दूसरे सरकारी कैंपस में भी शुरू होगी और जल्द ही शहर में सिटी बसें भी सौर ऊर्जा से चलाने की योजना है। We have started solar vehicles in our existing Gandhinagar Sachivalaya. What will result is that over a period of time buses will run from Ahmedabad to Gandhinagar, and maybe after some years many of our transport vehicles will run on solar. अगले कुछ हफ्ते अब सचिवालय जाने वाले लोगों को अपने वाहन मुख्य गेट पर ही पार्क करने होंगे और वहां से सचिवालय में जाने के लिए इसी वाहन का इस्तेमाल करना होगा, ताकि सचिवालय परिसर को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। गांधीनगर में स्थित सचिवालय एक ग्रीन जोन बनने जा रहा है। बहुत जल्दी गांधीनगर के सचिवालय में सिर्फ सोलर पावर्ड व्हीकल्स ही चलेगी। गौरव शाह के साथ मेघदूत शारण, IBN 7, गांधीनगर। और अब खबर खेल की दुनिया से जुड़ी हुई। तमाम उठापटक और हाँ ना के बाद आखिरकार सौरव गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन ही लिया गया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जगमोहन डालमिया की जगह CAB के अध्यक्ष होंगे। गांगुली, जो फिलहाल बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में संयुक्त सचिव के पद पर हैं, उनका नाम लगातार अध्यक्ष पद के लिए उठाया जा रहा था। गांगुली को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा समर्थन हासिल था और इसी के चलते ममता बनर्जी ने देर शाम बंगाल क्रिकेट के नए चीफ के तौर पर सौरव गांगुली के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं BCCI के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया को गांगुली की जगह संयुक्त सचिव का पद दिया गया है। इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही। IBN 7 पर खबरें जारी हैं।